डायग्नोसिस के जैसे इलाज नहीं होता है, वैसे बिना डायग्नोसिस के बच्चे की पढ़ाई नहीं ठीक की जा सकती है। तो उसमें डायग्नोसिस एंड एलिमिनेशन कि उस डायग्नोसिस को कैसे ख़त्म करें जो लक्षण आ रहे हैं। तो फाउंडेशन क्लास में यही होता है कि बच्चे को समझिए, अगर मैथ उसको नहीं है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आ रहा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कैसे मैथ पढ़ेगा। उसको एकदम इमेजिनेशन होना चाहिए, पूरा इमेजिनेशन होना चाहिए और दिमाग में एक चित्र भरना चाहिए। जैसे 1/4 कोई कहता है टीचर, तो 1/4 का एक फिगर उसके दिमाग में अपने आप आना चाहिए, वो एक मॉडल आना चाहिए उसके दिमाग में। अगर इस तरह से शिक्षा दी जाए तो किसी फाउंडेशन और किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स से, जो पेरेंट ओरिएंटेशन का एक प्रोग्राम करता हूँ, उनसे निवेदन आग्रह करता हूँ कि कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो मैं कहूँगा कि पढ़े लिखे कम हैं, उनको विश्वास यही होता कि बिना कोचिंग के या बिना ट्यूशन के कोई संभव नहीं है। और कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बच्चा सुबह स्कूल गया, स्कूल से आया, अपनी समस्या कम करने के लिए अपनी रिस्पांसिबिलिटी को कोचिंग को दे सकते हैं। माँ का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनको टेबल पर बैठा दें और ये देखें कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा स्वतः पढ़ेगा। आदत डालने की बात है और व्यवहार से आदतें बन जाती हैं। अगर आप उसको व्यवहार में लाएंगे, आदत बन जाएगी। तो हम सब मिलके, शिक्षण संस्थाएं, पेरेंट्स और सरकार ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने विजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन, और प्रोग्राम जो होता है हमारा काशी संवाद होता है। उसी सिलसिले में आज हम लोग आए हुए एक बिगेस्ट पर्सनालिटी के पास, एजुकेशन सेक्टर के जो अगर कह सकते हैं भीष्म पितामह के रूप में भी इनको कहा जा सकता है। उनका नाम है डॉक्टर राकेश सिंह, जो कि पूर्व प्राचार्य है टीडी कॉलेज जौनपुर के, और डोभी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जौनपुर वर्तमान के हैं, ये प्राचार्य हैं, और वर्तमान में जो चेयरमैन हैं ग्रीन वैली स्कूल वाराणसी एवं केराकत जौनपुर के। सर, आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने तो इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन कुछ छूट गया हो तो सर हमारे चैनल पे आपके मुख से हमारा जो है वो आपका इंटरव्यू चलेगा, और अपनी परिचय जो है आपसे। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, मैं इस समय ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल वाराणसी एवं ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल केराकत जौनपुर का चेयरमैन हूँ। इसके पूर्व मैं टीडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जौनपुर का प्राचार्य था, और उसके पूर्व मैं डोभी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जौनपुर का प्राचार्य था। इसके पहले मैंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लिया, जहां मैं गोल्ड मेडलिस्ट था पूरी यूनिवर्सिटी में, और ग्रेजुएशन में मैं नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर था। तो हमारा पूरा परिवार शैक्षिक दुनिया से जुड़ा हुआ है और सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। सर, जो सबसे पहला सवाल, जो कि आप प्राचार्य भी रहे हैं एक बहुत बड़े कॉलेज के, तो सर उस समय की मैं अगर 2014 की बात करूं, जो कि कहते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट आई, तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लेंगे अगला सवाल में। लेकिन सर उस समय की शिक्षा, 14 के पहले की शिक्षा और 14 के बाद की शिक्षा में क्या आपको मूलभूत परिवर्तन या अंतर क्या दिखता है सर? देखिए, जहाँ तक उस शिक्षा की बात है तो पहले बहुत फिक्स सिस्टम था कि अगर आप 1 साल या 2 साल का गैप कर देते हैं तो आगे आप शिक्षा नहीं ले सकते थे, आपका एडमिशन किसी विश्वविद्यालय में नहीं। अब ये बातें अब अप्रासंगिक हो गई हैं। नए शिक्षा नीति में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कभी भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सिस्टम फ्लेक्सिबल हो गया है। अगर विज्ञान का विद्यार्थी कला संकाय के ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, अगर वो पीसीएम से पढ़ रहा है तो वो ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, और अगर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ का है तो वो मैथ्स भी पढ़ सकता है। तो अब बहुत डायनेमिक सिस्टम हो गया, जिससे कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सके। तो
सिस्टम सेंट्रिक सिस्टम नहीं है, अब स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। ये मूलभूत मुझे लगता है कि ये मूलभूत परिवर्तन किया गया है। सर न्यू हाँ सर, और जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा की बात है, इंटरमीडिएट शिक्षा की बात है, तो पहले का जो सिस्टम था उसमें रोट लर्निंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अगर विद्यार्थी किसी चीज़ को पढ़ के लिख ले रहा है, चाहे उसको समझ में आए या ना आए, तो वो ज़्यादा अंक पाके प्रतिभाशाली सिद्ध हो जाता था। लेकिन अब प्रयास ये है कि एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बनाया जाए कि जो रटने की आदत थी बच्चों में, उसे समाप्त किया जाए। बच्चों में विषय का वास्तविक समझ पैदा हो, इसके लिए हम या पूरी शिक्षा पद्धति जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा महत्व देती है कि विद्यार्थी उस चीज़ को महसूस करे और उसे देखे, समझे, विजुलाइज करे, इमेजिन करे। और जैसे आजकल विद्यालयों में कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब ये है कि टीचर की भूमिका थोड़ा कम हो गई है। टीचर अपनी बात कह देता है, पढ़ा देता है, समझा देता है, इसके बाद स्टूडेंट जो है आपस में डिस्कस करते हैं, और अगर कोई समस्या आती है तो फिर बच्चे जो है टीचर से डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की है कि नहीं है। इसीलिए आप देखें कि सीबीएसई के जो पेपर भी बन रहे हैं, उसमें जो पेपर बन रहे हैं इस तरह से नहीं बन रहे कि आप रट के लिख सकते हैं, याद करके लिख सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब आपने पढ़ लिया, अगर आप एप्लीकेशन उसका नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को तभी आप कर पाएंगे जब आप विषय की पूरी समझ लो। तो बेसिक अंतर ही है ये। सर लेकिन एक चीज़ और है जो कि सर ने आपने ही बोला था कि स्कूल का मतलब टीचर्स होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट सेक्टर। तो सर जो इस समय की जो अगर हम देखें अंधाधुंध जो दौड़ चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, पैसा कमाने की बात करें अपने, क्योंकि आप बहुत माननीय विद्यालय के चेयरपर्सन हैं, तो सर ऐसा नहीं लगता कि हम धीरे धीरे हमारे जो गार्जियंस हैं वो भी कॉरपोरेट सेक्टर में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? जैसे कि आपके विद्यालय का हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, बहुत ही अच्छा और मतलब संतुष्टजनक है। तो कॉरपोरेट सेक्टर पे आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय को जो कॉरपोरेशन होता जा रहा है, कॉरपोरेट एक तरह में 5 स्टार स्कूल बनाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। और ये भी सत्य है कि जब तक कॉरपोरेट शिक्षा में नहीं आएंगे तब तक शिक्षा में सुधार भी नहीं हो सकता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो शिक्षा में उतरें, लेकिन उनका मिशन पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। कॉरपोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के लिए काम करें। और ये कोई पुरानी ये कोई नई व्यवस्था नहीं, पुरानी व्यवस्था है, ये मैंडेटरी भी है। लेकिन आजकल जो स्कूल नहीं बन रहे, होटल बन रहे हैं, बहुत चमक दमक वाला ये पेरेंट्स और सबका अपनी प्रतिष्ठा और ईगो से जोड़ रहे हैं। लेकिन स्कूल ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उससे भी व्यक्तित्व पे असर पड़ता है। लेकिन स्कूल जो वास्तविक होता है वो टीचर से बनता है। अगर आपके सिलेक्शन प्रक्रिया स्कूल में पारदर्शी है और आपका उद्देश्य है कि अच्छे टीचर आप हायर करें, तो अच्छे टीचर तभी हायर होंगे जब आप अच्छी सैलरी देंगे, क्योंकि उनका भी अपना एक जीवन है, उनको निर्वाह करना है, उनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। तो फीस तो है, लेकिन समाज की जो ज़रूरत है और जो आपका सैलरी अच्छी देने का उत्तरदायित्व है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल उद्देश्य है पैसा कमाना, ये तो फिर गलत बात है। हाँ, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो दोनों में समन्वय जरूरी है। हाँ, समन्वय जरूरी है बिल्कुल। और फीस की जहाँ तक बात है, ये अब व्यक्तिगत स्कूलों पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हर वर्ष वो अपना एक इंडेक्स महंगाई की जारी करता है और ये स्कूलों को परमिशन देता है कि आप अपनी फ़ीस इतने %, पिछले साल की फ़ीस से इतने % बढ़ा सकते हैं। तो फीस नियमन एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो सब लोग उसका पालन करते हैं और करने के लिए बाध्य हैं।
सर जनरली एक सवाल और करना चाहूँगा मैं कि क्योंकि आप प्रचार रहे थे बड़े डिग्री कॉलेज के, सर कि क्या कारण है कि हमारे ग्रीन वैली से निकला हुआ बच्चा हर एग्ज़ाम बीट कर लेता है, लेकिन जहाँ पे करोड़ों रुपए हमारे आपके टैक्स का पैसा आ जाता है प्राथमिक पाठशाला में या फिर राजकीय जो भी हो विद्यालय उनका, वहाँ के बच्चे सर मैंने आज तक देखा है कि 10+2 भी वो मतलब मेरिट में नहीं आ पाते। तो इसके क्या कारण, टीचर तो क्या बोलते हैं यूपी टेक और ये से बहुत से एग्ज़ाम दे के पास करते हैं, इसके कारण क्या है सर? हाँ सर, बिल्कुल है। देखिए, सबसे अच्छे अध्यापक भी सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, क्योंकि सारे कंपटीशन करने के बाद ही जाते हैं, प्रतिभाशाली लोग जाते हैं उसमें। लेकिन जो एक माहौल बन गया है सरकारी स्कूलों के खिलाफ, उसका मुख्य कारण है कि बीच में जो, मैं किसी सरकार का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँ मैं, क्योंकि मेरा राजनीतिक कोई ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन शिक्षा को निगलेक्ट किया गया और निगलेक्ट करने के ही कारण प्राइवेट स्कूल जो है आए हैं। हम सभी लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हुए हैं, अच्छी पढ़ाई होती थी, उतना अच्छा स्कूल में टॉयलेट नहीं होता था, बहुत कम व्यवस्था थी, लेकिन उच्च कोटि की पढ़ाई होती थी। लेकिन ना देखभाल होने के कारण, ना उनका अनुशासन स्थापित करने के कारण जो सरकारें फेल हुई कि अध्यापक स्कूल नहीं जा रहा है, कर रहा है नौकरी कहीं ठेकेदारी कर रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ा है। और प्रायः बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी कि या तो जाते थे, नहीं जाते थे, या पढ़ाते नहीं थे, तो उससे प्राइवेट स्कूलों का उदय हुआ। और जो प्राइवेट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अनडाउटेडली सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छे हैं। और ये अगर अच्छे टीचर प्राइवेट स्कूल में नहीं रखे जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल ग्रो नहीं कर पाएगा। प्राइवेट स्कूलों में कट थ्रोट कंपटीशन है क्वालिटी देने का, तो हर स्कूल चाहता है कि कितने अच्छे शिक्षक हम करें, और वो व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार में थोड़ा इस चीज़ की कमी है कि वो उतनी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं जितना कि प्राइवेट स्कूल वाले दे लेते हैं। सर अब मैं आता हूँ ग्रीन वैली पे, जो हम लोग आए हुए हैं विद्यालय के प्रांगण में। सर ये आपको कहाँ से आभास हुआ कि आपको भी विद्यालय खोलना चाहिए, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से पुराने जुड़े रहे, लेकिन आपको ये कैसे, मतलब कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि विद्यालय खोलना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको राष्ट्र निर्माण में, क्योंकि कहते हैं सर कि किसी भी देश का जो है राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब वहाँ के नागरिक शिक्षित हो, तो आपको कहाँ से? क्योंकि ये सत्य है कि कोई भी देश महान तभी हो सकता है, सशक्त तभी हो सकता है, बिग पावर सुपर पावर तभी हो सकता है जब उस देश की विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी का उदय हो। और ये स्कूल और कॉलेजों में ही संभव है, तकनीकी संस्थानों में संभव है, रिसर्च लेबोरेटरीज से संभव है। तो हमें इसको तो देखना ही होगा अगर देश का विकास करना है। बिना इसके कोई भी देश आगे नहीं। आज अमेरिका अगर दुनिया की महाशक्ति है, चाइना महाशक्ति बन रहा है या हो चुका है, उसका कारण ये है कि वो टेक्नोलॉजी पे नंबर 1 पहुंच रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी कहीं आसमान में नहीं पैदा होती, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लैबोरेटरी में पैदा होती है। तो हमें अच्छी शिक्षा देकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और औद्योगिकरण, मशीनें, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, AI सब कुछ शिक्षा से रिलेटेड है। और इसकी शुरुआत बहुत पहले होनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल से होनी चाहिए कि उनको, जैसे मैंने अभी बात की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, उनको विषय की समझ होना चाहिए, तभी वो किसी दिशा में अपना इंक्लिनेशन कर सकेंगे, झुकाव कर सकेंगे, अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकेंगे। तो बड़े राष्ट्र बनने के लिए, शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए तो एजुकेशन अवश्य प्राथमिक शर्त है। एक बार स्टालिन ने कहा कि किसी भी देश को महान बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 एजुकेशन। मतलब ये है कि केवल एजुकेशन जो किसी एक राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकती है। और जहाँ तक आपके प्रश्न का दूसरा भाग था कि मेरे दिमाग में कैसे आया, तो मैं बताया कि शिक्षक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और शिक्षा में मेरा पूरा इंटरेस्ट था। मेरे सारे भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सारे रिश्तेदार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मेरा शिक्षा से बहुत लगाव था।
मैं प्राचार्य बना। लेकिन एक चीज़ थी कि जो कमियां मुझे दिखती थी तो उनको मैं दुरुस्त नहीं कर, क्योंकि एक प्राचार्य की भी सीमाएं होती हैं। क्योंकि प्राचार्य वो होता है जो प्रबंध तंत्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। आप पॉलिसी मेकर नहीं हैं, आप पॉलिसी के इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर होते हैं। तो मुझे एक था कि मैं एक ऐसा विद्यालय बनाऊं जो मेरी विचारधारा है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है, जहां मैं करिकुलम पे बात कर सकूं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात कर सकूं और क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं। तो यहाँ पे मुझे लगभग पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। मैं सुबह सबसे पहले विद्यालय में पहुँचता हूँ और सबसे बाद में वहाँ से निकलता हूँ। तो यही है कि जो मेरी सोच है क्वालिटी एजुकेशन देने की, वो कहाँ तक हो रही है, और पूरा उसका निगरानी और उसका इम्प्लीमेंटेशन, और मेरे अध्यापक हैं कि उन चीज़ों को गौर से सुनते हैं। मेरे कई ट्रेनिंग सेशन चलते हैं। गर्मी के छुट्टियों में मेरा एक लंबा ट्रेनिंग सेशन चलता है कि विद्या कैसे दी जाए। हाँ। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डॉक्टर राकेश सिंह, जो कि चेयरमैन हैं क्या बोलते ग्रीन वैली स्कूल का। हम सर से 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। सर, ऐसा क्या है, मैं घुमा फिरा के सवाल नहीं करूँगा, ऐसा क्या है कि गार्जियंस आपके विद्यालय में पढ़ाएं, स्कूल्स में पढ़ाएं? ऐसी क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, ऐसे क्या मतलब उनको शिक्षा की, जो आपने बताया गुणवत्ता, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी विद्यार्थी के लिए और गार्जियन के, कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो ऐसा क्या है सर? फिर उसके बाद हम फैकल्टी से भी आएंगे। हाँ, बहुत प्रासंगिक सवाल है, और जो अगले सवाल पर आएंगे वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है कि क्यों हमारे यहाँ पढ़ें। देखिए, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तो महत्वपूर्ण है और पेरेंट्स को यही दिखाई पड़ता है, लेकिन शिक्षण संस्थान अध्यापकों से बनते हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरे 2 बेटे हैं, एक IIT रुड़की से है, दूसरा NIT त्रिची से है, और बड़ा बेटा तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी से AIC किया हुआ है। मैंने इनको नौकरी नहीं करने दिया कि वो आएँ और यहाँ पे प्रतिमान स्थापित करें कि समाज के लिए कुछ करें। और ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मेरे बातों को माना, और नहीं तो वो लंदन, अमेरिका और कहीं भी बस सकते थे, और मेरी बातों को माना और आज हमसे जुड़े हुए हैं। सारा क्वालिटी कंट्रोल वो दोनों बच्चे देखते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा विद्यालय एक अच्छा विद्यालय है, क्योंकि जो हेड है अगर अच्छा है, हेड अगर शरीर का जैसे दिमाग अगर अच्छा है तो पूरा शरीर का नियंत्रण अच्छा होगा। ऐसे स्कूल में अगर आपके प्रबंध तंत्र में पढ़े लिखे लोग हैं जो क्वालिटी के हैं, तो उसकी सीधी छाया आपके परफॉर्मेंस पे पड़ेगी। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि सब ठीक ठाक। सर, एक सवाल मुझसे बाहर के दूर दराज के व्यूवर्स हमसे मेल के द्वारा पूछे थे, वो सवाल मैं भूल गया था, अभी आपकी क्वालिटी पर आए बात, कि सर ऐसा क्या है कि अगर मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ, राजस्थान, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे बच्चे जाते हैं और अपना सर्वस्व, माता पिता उसको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए सर्वस्व लगा देते हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है कि बच्चा सुसाइड कर लेता है? ये सर आपसे जानना मुझे बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग करने के लिए, कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हो जाती है, क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी अर्जुन है ही है, अगर वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए खुद ही 3-4 एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, तो फिर क्या कंडीशन आ जाते हैं सर कि वो डिप्रेशन में आता है और सुसाइड ऐसे, आत्महत्या ऐसी कदम उठाता है? ये मैं सर अपने व्यूअर से आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ। देखिए, जो किशोरावस्था होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में होता है, और वो ऐसी अवस्था होती है जबकि माँ बाप से बहुत अटैच रहता है कोई भी बच्चा, और जब उसको उठा करके आप कोचिंग में डाल देते हैं। मुझे अपना याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर निकला तो मैं माँ के लिए अलग कमरे में रोता था। तो वो दौर 1 हफ्ते चला गया, इसके बाद समायोजन हो गया। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को 9th में अगर आप हॉस्टल में डालेंगे, कोटा भेजेंगे, तो इट इज़ ए क्रिमिनल। उसकी आवश्यकता जो उसकी भावनात्मक आवश्यकता है वो हम अपनी
पेरेंट अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे, क्योंकि वो प्रत्यारोपित कर देते हैं अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं को अपने बच्चों में, और कोटा भेजते हैं, कोटा या किसी कोचिंग संस्थान में मिलते हैं, दिल्ली भेजते हैं। तो ये गलत है और ये अभिशाप है हमारी पूरी जनरेशन का। अरे कंपटीशन की कोई हद होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से इसके लिए पेरेंट्स ज़्यादा जिम्मेदार हैं, स्कूल भी जिम्मेदार हैं। अगर हम, और कहीं कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, अगर हम कोई एक ऐसी इंटीग्रेटेड व्यवस्था बनाएं जहाँ पर कि बच्चों को शिक्षा भी दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए जहाँ कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, उनको ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, और बच्चे जो अभिभावक हैं उनको स्कूल में पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमने जिस स्कूल में एडमिशन कराया वो बेस्ट स्कूल है, उसके बाद किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वास्तव में नहीं पड़ती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे स्कूल में मैं क्लास 4 से एक फाउंडेशन क्लास चलाता हूं, जो 1 आवर का होता है, डेली 1 आवर का होता है, और उसमें और बिना किसी फीस के, उसी फीस में, कोई हम अलग से फीस नहीं लेते हैं, केवल हमने अपने स्कूल का ड्यूरेशन जो है 7 आवर्स कर दिया है, बस यही मैंने किया है। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि प्राथमिक कक्षाओं में 5th तक बच्चे की 2 विषय, एक है लैंग्वेज अच्छी हो जानी चाहिए, और दूसरी है मैथ। सब्सिडियरी सब्जेक्ट उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और मैं अपने फाउंडेशन क्लास में, जिसे हम कोर क्लास नाम देते हैं, एक घंटे का होता है, 60 मिनट का होता है, जिसमें वो जो हमारा नियमित कोर्स वो नहीं पढ़वाते हैं, बल्कि बच्चों को वो चीज़ पढ़ाई जाती है जहाँ पर कि टीचर डायग्नोज करता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। बिना डायग्नोसिस के जैसे इलाज नहीं होता है, वैसे बिना डायग्नोसिस के बच्चे की पढ़ाई नहीं ठीक की जा सकती है। तो उसमें डायग्नोसिस एंड एलिमिनेशन, कि उस डायग्नोसिस को कैसे ख़त्म करें जो लक्षण आ रहे हैं। तो फाउंडेशन क्लास में यही होता है कि बच्चे को समझिए, अगर मैथ उसको नहीं है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आ रहा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कैसे मैथ पढ़ेगा। उसको एकदम इमेजिनेशन होना चाहिए, पूरा इमेजिनेशन होना चाहिए, और दिमाग में एक चित्र भरना चाहिए। जैसे 1/4 कोई कहता है टीचर, तो 1/4 का एक फिगर उसके दिमाग में अपने आप आना चाहिए, वो एक मॉडल आना चाहिए उसके दिमाग में। अगर इस तरह से शिक्षा दी जाए तो किसी फाउंडेशन और किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स से, जो पेरेंट ओरिएंटेशन का एक प्रोग्राम करता हूँ, उनसे निवेदन आग्रह करता हूँ कि कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो मैं कहूँगा कि पढ़े लिखे कम हैं, उनको विश्वास यही होता कि बिना कोचिंग के या बिना ट्यूशन के कोई संभव नहीं है। और कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बच्चा सुबह स्कूल गया, स्कूल से आया, अपनी समस्या कम करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोचिंग को दे सकते हैं। माँ का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनको टेबल पर बैठा दें और ये देखें कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा स्वतः पढ़ेगा। आदत डालने की बात है, और व्यवहार से आदतें बन जाती हैं। अगर आप उसको व्यवहार में लाएंगे, आदत बन जाएगी। तो हम सब मिलके, शिक्षण संस्थाएं, पेरेंट्स और सरकार ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। सर, लास्ट में आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हर बालक विलक्षण होता है, उसमें ऐसी ना ऐसी प्रतिभा होती ही है जो कि पहचानी जानी चाहिए कि ये बच्चा, इसकी पैकिंग मटेरियल क्या है, इसमें क्या पैक किया गया है, उसका मेंटल मेकअप क्या है, और जहाँ जो प्रतिभा है उसी के हिसाब से हमें उसको शिक्षा देनी चाहिए। अगर कोई पेरेंट है वो IAS नहीं हुआ है तो अपने बच्चे को IAS बनाना चाहता है, जबकि उसमें साहित्यिक अभिरुचि है, उसमें वैज्ञानिक अभिरुचि है, लेकिन वो दबाव देके उसको IAS ही बनाना चाहता है। और ऐसे है तो उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब ये गलत बात है। सर, आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप मेरे विचारों को जनता तक ले जाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा मित्रों जानते हैं कि बड़ी पर्सनालिटी को 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में नहीं समेटा जा सकता, इसीलिए सर से हम लोग ये वादे के साथ अलग हो रहे हैं
कि सर जब भी बनारस में रहेंगे तो ये हमको अपना समय ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी बहुत सी सवालें हमारी और सर की जो हम लोग की जिज्ञासा है वो भी पूरी नहीं हो पाई है, और जब भी मिलेंगे तो उसको पूरी करेंगे। कुछ हम लोग जो है ग्रीन वैली के विषय में और कुछ जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।